नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे और मजे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम आधुनिक भारत के दूसरे वीडियो पर बात करेंगे। तो दूसरा जो वीडियो है वो किससे संबंधित है, वो यूरोपीय कंपनियों के आगमन से संबंधित है। अगर आप इस वीडियो में पहली बार आए हो तो क्या करो, इससे पहले एक और वीडियो यूरोपीय कंपनियों के आगमन पर हमने बनाई है, तो आप पहले वो देखिए, इसके बाद आपको ये समझ में आएगी। ठीक है, तो आज हम क्या करने हैं कि यूरोपीय कंपनियों का आगमन, इसको लेकर के दूसरा टॉपिक हम देखने वाले हैं। तो ये क्या होगा है, तो ये जो होगा वो वीडियो कौन सा होगा, ये होगा भाग 2 होगा किसका, यूरोपीय कंपनियों का आगमन। इसका दूसरा पार्ट है। अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा तो पहले उसको देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। लेकिन फिर भी अगर आप पढ़ चुके हैं पुर्तगाली कंपनी तो आप क्या कर सकते हैं, इस वीडियो को देख सकते हैं। तो मैं क्या देख रहा हूँ, यूरोपीय कंपनियां जो है ना, यूरोपीय कंपनी, इनका क्या है, आगमन का क्या है, क्रम है। ये हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे कोई सा भी एग्जाम हो, इसमें हमेशा वो पूछते ही पूछते हैं। तो आपको ये क्रम याद करना है कि देखो, मैंने सबसे पहले बताया था कि सबसे पहला जो कंपनी था भारत में आने वाला वो था पुर्तगाली कंपनी। और इसका जो डेट है, अब आने का डेट हम क्या करते हैं, तो हम वास्को द गामा का डेट को लेते हैं। वो आए थे 1498 में भारत में आए। तो ये ध्यान में रखना। पुर्तगाली कंपनी के बाद कौन सी कंपनी आई, तो आई थी डच कंपनी, ये आई थी 1596 में, ये आप ध्यान रखना। तीसरे नंबर पर इसके बाद आए थे, इंपॉर्टेंट है, हमारे पूरे भारत में इसने राज किया है, तो अंग्रेजी कंपनी है, इनका डेट आपको याद में रखना है। तो ये आए थे 1600 ईस्वी में, ठीक बात है। इसके बाद फिर अंग्रेज कंपनी के बाद फिर कौन आए, तो अंग्रेज कंपनी के बाद आए, इनको बोलते हैं डेनिश कंपनी। ठीक है, तो डेनिश कंपनी आए थे 1616 ईस्वी में, ठीक, याद में रखना। इसके बाद फिर जो कंपनी आई, इसका नाम है कौन सा, तो यहाँ पर डेनिश के बाद फिर आएंगे फ्रांसीसी कंपनी। ये इंपॉर्टेंट कंपनी है क्योंकि इसको हम डिटेल से देखेंगे, क्योंकि पूरा का पूरा कर्नाटक युद्ध अंग्रेजों और ब्रिटिशों को इसी से संबंधित होगा। तो इनका ध्यान रखना, कब आए थे, ये आए थे 1664 ईस्वी में। इसके बाद फिर फ्रांसीसी कंपनी के बाद जो कंपनी आई, जो सबसे आखिरी में कंपनी आई, उसका नाम था स्वीडिश कंपनी। स्वीडिश कंपनी कब आई थी, 1731 ईस्वी में आई थी। ये बात आप याद में रखना। तो ये टोटल जो 6 प्रकार की कंपनियां हैं, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए कि कौन कंपनी कब आई और किसका क्रम कैसा है। मैंने बार बार बताया कि सबसे इंपॉर्टेंट कंपनी कौन सी है, पुर्तगाली, अंग्रेजी और यहाँ पर फ्रांसीसी। ये 3 कंपनियां सबसे ज्यादा हैं जो इंपॉर्टेंट है। इससे पहले वाली वीडियो जो थी उसमें हमने किस कंपनी को देख लिया है, पुर्तगाली कंपनी को हमने देख लिया है पूरे डिटेल से। उसके हमने क्या देखे, उसके हमने देखा हुआ है वायसराय का डिटेल पूरा उसमें देखा हुआ है, युद्धों का डिटेल उसमें देखा हुआ है, नीतियां क्या क्या अपनाई उन्होंने वो देखा हो। तो पहले आप उस वीडियो को जाकर के देखिए, इसके बाद फिर इस वीडियो पर आइए। ठीक, तो हम क्या करते हैं, पुर्तगाली कंपनी चूंकि हम देख चुके हैं, इसलिए हम क्या करते हैं, डच कंपनी को देखते हैं। तो डच कंपनी कब आई थी, अभी मैंने बताया था, ये आए थे 1596 में भारत में आए। लेकिन 1596 से पहले 1595 में क्या हुआ, यूरोप में, यूरोप के देश है, अभी एक देश है जिसका नाम अब डच, तो क्या है, जाति का नाम है। ठीक है, यहाँ पर डच लोग रहते कहाँ थे, तो उस टाइम पे इसको बोला जाता था हॉलैंड। लेकिन वर्तमान में इसका भी नाम क्या हो गया है, इस देश का, इसका नाम हो गया है नीदरलैंड। ठीक है, तो नीदरलैंड के निवासी थे जो अपने आप को डच कहते थे, वो यूरोप से कहाँ की तरफ आए, यूरोप से आए वो पूर्वी एशिया की तरफ। ठीक है, पूर्वी एशिया की तरफ आए, और पूर्वी एशिया का एक प्रमुख देश है जिसका नाम है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया, यहाँ पर ये आए। ठीक, तो हुआ क्या, यहाँ पर यूरोप में हॉलैंड या नीदरलैंड की सरकार ने क्या किया, हॉलैंड या नीदरलैंड की सरकार ने एक फरमान जारी किया एक कंपनी को कि आप पूर्वी एशिया की तरफ क्या करेंगे, व्यापार करेंगे। इसलिए क्या किया गया, एक फरमान लेकर पूर्वी एशिया की तरफ आए और इंडोनेशिया को उन्होंने क्या कर लिया, हथिया लिया, कहना चाहिए, वहां पर व्यापार अपना शुरू कर दिया। और व्यापार भी किसका किया इन लोगों ने, यहाँ से इन्होंने व्यापार किया था किसका, मसालों का। तो मसाले दोनों जगह प्रसिद्ध थे, यूरोप में इंडोनेशिया के भी मसाले प्रसिद्ध थे और भारत के भी प्रसिद्ध थे। तो भारत का मालाबार केरल क्षेत्र का जो मसाला है वो बहुत प्रसिद्ध था। पुर्तगाली वहां से ले जा रहे थे और ये लोग ले जा रहे थे इंडोनेशिया से। यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि यूरोप से, हॉलैंड से कहना चाहिए, पूर्वी एशिया की तरफ किसने पहला अभियान किया था, ये याद में रखना। ठीक है, तो इसका नाम आपको याद में रखना है, इसका नाम है कार्नेलियन, ऐसा नाम, कार्नेलियन वाइटमैन। कार्नेलियन वाइटमैन के नेतृत्व में इंडोनेशिया में आया। ठीक है, ये ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कार्नेलियन वाइटमैन, ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा।
इसके नेतृत्व में आए। तो फिर हुआ क्या, इंडोनेशिया से इनका बढ़िया व्यापार चल रहा था मसालों का, लेकिन हो क्या रहा था, ये पुर्तगाली कंपनी की बराबरी नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि यूरोप में पुर्तगाली बहुत प्रसिद्ध हो गए थे मसालों को लेकर के और अमीर देश कहलाने लग गए थे। और हॉलैंड भी छोटा सा देश है तो उसको ईर्ष्या होने लगी किससे, पुर्तगालियों से। इसलिए पुर्तगालियों के लिए उसने क्या किया, उनसे प्रतिद्वंदिता के लिए भारत में वो आए, लेकिन भारत में वो मसालों का व्यापार नहीं कर रहे थे, क्योंकि मसालों का व्यापार वो वहां ले जा रहे थे और सस्ते में बेच रहे थे। तो इन लोगों ने क्या किया, मसाले की जगह क्या किया, भारत से वस्त्र ले जा करके बेचने लगे। तो भारतीय वस्त्र बड़े कीमती होते थे उस टाइम पे, हमारे यहाँ का कपास भी बहुत प्रसिद्ध था। तो भारतीय वस्त्रों को ले जा करके कहाँ किया, उन लोगों ने यूरोप में बेचा। तो इससे हमारे भारत को भी लाभ हुआ। तो भारत में भारत के जितने शासक थे उन्होंने क्या किया, वस्त्र उद्योग को भी प्रोत्साहन दिया और फिर बाद में मसालों को, तो मसाला तो मिलता ही था, लेकिन वस्त्र उद्योग को ज्यादा मात्रा में क्या किया, प्रोत्साहन दिया। परिणाम स्वरूप क्या हुआ, ये जो बंगाल क्षेत्र है, बंगाल में क्या होता था, कपास का उत्पादन बहुत बड़ी मात्रा में होता था। तो वहां पर बंगाली जो वस्त्र थे इनकी डिमांड धीरे धीरे करके बढ़ने लग गई। अब हुआ क्या, यहाँ के शासकों ने और पूरे भारत के शासकों ने वस्त्र उद्योग को प्रोत्साहन दिया। तो देखिए एक चीज को समझना, भले कहा जाता है कि यूरोपीय जो है उन्होंने आक्रमण किया भारत में और भारत से गलत तरीके से व्यापार किया, लेकिन भारतीयों को भी उसका लाभ हुआ, तो तभी भारतीय आकर्षित हुए थे। ठीक है, तो भारतीय आकर्षित तो हो गए शुरू, लेकिन बाद में इनको समझ में आया कि भैया मामला कुछ और है। क्यों, क्योंकि इनको फायदा तो हो रहा है, लेकिन अब ये फायदा उठाने के साथ साथ क्या करेंगे, राजनीति भी कर रहे हैं। तभी तो आगे चल के आप देखेंगे ना, तो बक्सर के युद्ध देखोगे आप, फिर उसके बाद फिर प्लासी के युद्ध देखोगे, कर्नाटक के युद्ध तो अभी मैं बताऊंगा आपको, ढेर सारे कर्नाटक के युद्ध होंगे, उसके बाद मराठों के साथ में युद्ध होते हैं ढेर सारे। वो सब फिर कारण क्या है कि फिर वो व्यापार के अलावा अंग्रेजों के द्वारा या ब्रिटिश कंपनियों के द्वारा, या कहना चाहिए कि जितने भी यहाँ पर यूरोपीय कंपनी है उनके द्वारा राजनीतिक हस्तक्षेप किया गया, इसलिए फिर लड़ाई होगी। तो अभी लड़ाई नहीं हो रही, अभी लाभ कमा रहे हैं। ठीक, लेकिन अब आगे चल के क्या हुआ, बंगाल क्षेत्र में इनका धीरे धीरे कब्जा बढ़ने लग गया। इन तक क्या हो गया था, अंग्रेज जो है वो आ चुके थे भारत में। अंग्रेज कब आए थे, अभी मैंने बताया था, वो आए थे 1600 ईस्वी में। अब जब भारत में आए तो हुआ क्या, 1759 में अब एक बार ठन गई। कहाँ पर ठन गई, अंग्रेज कंपनी और डच कंपनी के बीच लड़ाई हुई। कहाँ, तो बंगाल में एक जगह है, इसको हम क्या बोलते हैं, बेदरा, जगह का नाम। ये याद रखना, एग्जाम में पूछता है कि बेदरा का युद्ध कब हुआ था। तो बेदरा का युद्ध हुआ अंग्रेज कंपनी और डच कंपनी के बीच में, जिसमें डचों की पराजय हो गई, डच पराजित हो गए। डच पराजित होने के बाद डचों और अंग्रेजों के बीच में एक समझौता हो गया, और समझौते के बाद बात ये कही गई कि आप कहां तक रहोगे, सीमित रहोगे, इंडोनेशिया तक रहोगे, आप भारत के साथ किसी भी तरीके से व्यापार नहीं करोगे, या भारत का व्यापार आप यूरोप में नहीं ले जाओगे, किसी भी तरीके से सौदा से संबंधित नहीं रहोगे। इसलिए क्या हुआ, ये जो देखते हैं हम लोग, है ना, यानी कि डच जो है वो कहां तक सीमित रह गए, इंडोनेशिया तक सीमित रह गए। इनका अस्तित्व फिर भारत के इतिहास में दिखाई नहीं देता। ठीक, तो यहाँ पर आया हम लोग। इसके बाद फिर हम देखते हैं डच कंपनी, पूरा डिटेल हम देख चुके हैं। तो डच कंपनी के बाद महत्वपूर्ण कंपनी देखेंगे, वो कंपनी कौन सी होगी, अंग्रेज कंपनी। ये याद रखना, अंग्रेज कंपनी। तो अंग्रेज कंपनी जो है भारत में कब आई थी, अभी देखा था फिर से, तो 1600 ईस्वी में भारत में आई। तो आपको क्या करना है, एक रानी का आपको नाम याद करना है। ठीक है, वो रानी कौन है, एलिजाबेथ। ठीक है, रानी एलिजाबेथ का आपको नाम याद में रखना है। ठीक है, तो अब से बनेगा। तो जो यहाँ से रानी हुई, इसका नाम था एलिजाबेथ। अब एलिजाबेथ है, ठीक है, रानी एलिजाबेथ, इसने क्या किया, इसने इस कंपनी की स्थापना की, अंग्रेजी कंपनी। अब अंग्रेजी कंपनी की स्थापना की, तो अंग्रेजी कंपनी का स्थापना का डेट देखें, आराम से याद में हो जाएगा। नया साल का दिन है, ठीक है, तो याद करना, दिसंबर 31 दिसंबर, कब, 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को इन्होंने स्थापित कर दिया। ठीक है, तो सबसे पहले इसका नाम क्या था, इस कंपनी का, इस कंपनी का नाम था मर्चेंट एडवेंचर्स। मर्चेंट एडवेंचर्स, ये इसका नाम था एक्चुअल में। जब क्या किया गया था, इसको फॉर्म किया गया था, यानी जब बनाया गया था 31 दिसंबर 1600 को, तब इसका नाम क्या था, मर्चेंट एडवेंचर्स था। ठीक, पर ये बदला कैसे, हम तो बार बार पढ़ते हैं, तो क्या पढ़ते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी, हम तो ऐसा पढ़ते हैं। तो ये ध्यान में रखना कि 1833 में क्या होता है, एक चार्टर रहता है। ठीक है, एक चार्टर एक्ट आता है ना, इस संविधान में पढ़ाते हैं, है ना, हो सकता है आगे आधुनिक भारत में, हाँ मैं भी पढ़ाऊंगा, 1833 के एक्ट पढ़ाना पड़ेगा, तो संविधान में अच्छे डिटेल से आता है। लेकिन यहाँ पर समझ लो 1833 के चार्टर एक्ट में क्या किया गया, इस मर्चेंट एडवेंचर्स का नाम कर दिया, इसको बदल दिया क्या, ईस्ट इंडिया कंपनी।
ईस्ट इंडिया कंपनी, ये इसका नाम बदल दिया गया। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना, ईस्ट इंडिया कंपनी इसका नाम बदल 1833 में। इसका नाम बदलने के बाद क्या हुआ, इसका नाम तो बाद में बदलाया है, लेकिन अब यहाँ समझो स्थापना हुई है और क्या किया है, मर्चेंट एजेंसीज नाम पड़ा है। ठीक, अब हुआ क्या, इसको एलिजाबेथ ने क्या कर दिया, एक आदेश जारी किया है। ठीक है, आदेश जारी किया, या इसको हम क्या कहते हैं, फरमान। ठीक, यहाँ पर एक महत्वपूर्ण प्रश्न बनाते हैं लोग कि आदेश का फरमान जब जारी किया गया था तो इसको जारी किया गया था, कंपनी को जारी, कंपनी को फरमान जारी किया गया। अब फरमान का अर्थ अलग अलग लगाते हैं। फरमान मतलब लेटर दिया है भाई, कंपनी को भी लेटर दे दिया कि जा करके क्या करना, उस आदमी को देना। तो उस आदमी को जिसको मैं कह रहा हूँ उसके प्रति क्या किया गया है, फरमान जारी किया गया। और वो कौन था, तो यहाँ पर याद में रखना, ये भारत का उस टाइम का शासक था, ये था अकबर। ठीक है, अकबर को एक फरमान जारी हुआ था, किसके द्वारा, रानी एलिजाबेथ के द्वारा, और कंपनी उसको बीच में माध्यम की लाने वाली। ठीक, तो इसको अकबर को जारी किया गया था। इसलिए एग्जाम में आता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने फरमान जारी किया था किसको, तो अकबर आंसर लेता है, बट पता लगता है भाई ईस्ट इंडिया कंपनी को जारी किया था। नहीं नहीं भाई, अकबर को ही जारी करेगा। क्यों, क्योंकि अकबर का नाम उसमें लिखा हुआ, लाने वाली कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी। समझ रहे बात को, तो यहाँ पर ध्यान रखना, अकबर को यहाँ पर जारी किया गया था। लेकिन अब अकबर को जारी कब कर रहे हैं, इसका डेट देखो, ये 1600 ईस्वी का है। 1600 ईस्वी में जिस दिन बना उस दिन जारी कर दिया। तो जब जारी किया गया तब अकबर जिंदा था, 1600 तक के जिंदा रहा है। लेकिन हुआ क्या, 1608 1600 नहीं 1605 में इसको पेट का एक रोग हो गया। ठीक है, पेट का एक रोग हो गया और 1605 में अकबर की मृत्यु हो गई। अब जैसे ही अकबर मरा तब तक ब्रिटिश यहाँ पर आए नहीं थे अपना आदेश लेकर के। तो आए कब, तो वो आए कब, तो 1608 में वो आए। तब 1608 में इसका मतलब क्या, अकबर मर चुका था, और अकबर मर चुका है, इसका मतलब यहाँ पर किसके दरबार में आएंगे, जहांगीर के दरबार में, इसके बेटे के दरबार में आएंगे, सलीम के दरबार। तो जहांगीर के दरबार में 1608 में अंग्रेज आए एक फरमान लेकर के, हम क्या करना चाहते हैं, भारत में व्यापार करना चाहते हैं। ठीक, तो हम इसके डिटेल में आ जाते हैं आगे। तो देखिए यहाँ से 1608 में, तो सबसे पहले है ना 1608 में है ना, ये कौन आया हमारे यहाँ, तो एक ब्रिटिश दूत आया जिसने क्या किया, व्यापार वाणिज्य को शुरू किया। ठीक, अब याद रखना, तो ब्रिटिश दूत जो आया है, ठीक है, ब्रिटिश दूत, तो इसका नाम क्या है ना, बार बार हम पढ़ते हैं, याद रखना, इसका नाम है कैप्टन हॉकिंस। कैप्टन हॉकिंस ये नाम है इसका। तो कैप्टन हॉकिंस आया, और कैप्टन हॉकिंस बहुत अच्छा कहते हैं, ये फारसी का जानकार था। तो उसको लगा कि यार ये आदमी जो है वो बिल्कुल अकबर को इम्प्रेस कर लेगा, लेकिन कहाँ का, अकबर तो था नहीं, अकबर मर चुका था। अब अकबर नहीं है तो कैप्टन हॉकिंस ने फिर भी इम्प्रेस करने की कोशिश की, किसको, जहांगीर को। लेकिन जहांगीर जो है वो भी बड़ा समझदार आदमी का, कपड़ा पहनते उसने क्या किया, इसकी बातें सुनी और कहा कि देखो आपका जो फरमान आया हुआ है वो आपके राजा का है ना, उसको मानने के लिए मैं बाध्य थोड़ी ना हूँ। ठीक है, और फारसी जानने के कारण क्या किया, इसको बढ़िया सम्मान दिया। ठीक है, और बढ़िया सम्मान, खाना खिलाना पिलाया, लेकिन इसको किसी भी तरीके से व्यापार शुरू करने की इजाजत इसको दी। ठीक, आगे चल करके क्या हुआ, तो 1612 में एक और व्यक्ति को भेजा गया दूध बना करके। ठीक है, एक और व्यक्ति को भेजा गया। अब ये जो व्यक्ति है वो कौन था, तो यहाँ पर याद में रखना, एक और व्यक्ति जिसका नाम हम याद करेंगे वो है पॉलकिनी। ठीक है, पॉलकिनी, इसको भेजा गया था कल 1612। इसके बाद फिर कब आया एक और आदमी, लास्ट आदमी ये हासिल कर लेगा, ये 1615 में आया एक और आदमी। तो ये जो आदमी है वो कौन है, तो इसका नाम याद रखना, सर टॉमस रो। सर टॉमस रो। अब ये जो आदमी है इसने क्या कर लिया, व्यापार करने का फरमान फिर प्राप्त कर लिया। ठीक, फिर हमारे दिमाग में आता है कि फिर ब्रिटिशर्स ने कंपनी स्थापित की, तो ब्रिटिशर्स की कंपनी स्थापित कब हुई थी, यहीं पर लोग फंसते हैं। तो कहते हैं 1608 में कहां पर हुई थी, तो सूरत में हुई थी। तो भाई ये ध्यान में रखना, सूरत में इन लोगों ने क्या किया था, आरंभ किया था, अपनी कंपनी को बनाना, स्थापित करना शुरू किया था। यहाँ पर ये पूरा नहीं हो पाई थी, इससे पूरा होने से पहले क्या हुआ, ये व्यापार शुरू करना चाहते थे, लेकिन सूरत में व्यापार शुरू करने में टाइम लगता। लेकिन इससे अच्छा क्या हुआ, इनको बात समझ में आई कि 1611 में एक अस्थायी हम कंपनी बनाए, जिसका जगह का नाम क्या था, मसूलीपट्टनम था। मसूलीपट्टनम की जो कंपनी थी वो थी अस्थायी कंपनी। ठीक है, अस्थायी कंपनी। तो अब यहाँ पर बात समझ में आ रही, अस्थायी तौर पर ये व्यापार करते रहे, और आगे चल करके जब सर टॉमस रो को 1615 में ये मिला, ठीक है, तब 1615 में क्या हुआ है, यहाँ पर व्यापार शुरू हुआ है। ठीक है,
अब देखो तो 1608 में क्या हुआ था, यहाँ पर कंपनी बनना शुरू हुआ था, और कंपनी बनना शुरू हुआ पूरा कब हुआ, यहाँ पर ये शुरू हुआ था 1613 में। ये कंपनी कंप्लीट हो गई, यानी सूरत का जो कोठी है वो कंप्लीट हो गया, और फिर वहां पर व्यापार शुरू हो पाया कब, 1615 में। इसीलिए कंफ्यूजन होता है, समझ रहे हो। तो यहाँ पर ध्यान में यही बात को रखना, 1608 में क्या हुआ, सूरत में इनकी कोठी बननी शुरू हुई, लेकिन परमिशन नहीं थी। इसके बाद व्यापार की परमिशन थी, कोठी बनाने की परमिशन नहीं थी, ठीक। इसके बाद फिर यहाँ पर व्यापार का अस्थायी व्यापार करने का छूट मिला, तो मसूलीपट्टनम में अस्थायी लोगों ने क्या किया, कोठी बनाया। फिर क्या हुआ, यहाँ पर 1613 में इनकी कोठी पूरी हुई, तब जाकर के व्यापार शुरू करने का इनको आदेश प्राप्त हुआ 1615 में सर टॉमस लो को। इसको खान की उपाधि भी दी, जहांगीर ने सम्मानित किया। क्लियर, इतना ध्यान में रखना, इस पे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, तो बहुत कंफ्यूजन इसमें होता है, ठीक है, ध्यान में रखना। अच्छा, एक क्वेश्चन और है, ये ध्यान में रखना कि ये जो तीनों है ना, तो सबसे पहले जो कैप्टन हॉकिंस है, इसके बाद है कॉल्केनी, इसके बाद है सर टॉमस रो। तो यहाँ पर जो है 1603 में क्या हुआ था, मृत्यु हो गया था रानी एलिजाबेथ का, तो 1600 में वो जारी कर चुकी थी। 1600 में जारी करने के बाद 1603 में मृत्यु हुई, तो इनके जो बेटे थे जेम्स प्रथम, इसने फिर क्या किया था, बाकी आदेशों को जारी किया, यानी कि ये कॉल्केनी और सर टॉमस रो, इसको उन्होंने क्या किया, दिया फरमान, और जाकर के भारत में व्यापार के लिए मुगल शासकों से परमिशन लेने की बात की, ठीक। तो ध्यान में रखना, यहाँ से क्वेश्चन बहुत आते हैं, ठीक है। कई बार सही जोड़ी में क्वेश्चन आता है, कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, लेकिन हमेशा कंफ्यूजिंग एरिया है, ठीक, क्लियर है। तो हम आगे आ जाते हैं, कोठी वगैरह डिटेल में देखिए। इसके बाद फिर भारत में कुछ फरमान जारी किए गए हैं, किसको, ब्रिटिश कंपनी को। तो देखो ब्रिटिश कंपनी जो है, अब इसको फायदा तो हो रहा था, बहुत फायदा हो रहा था, ब्रिटिश हमारे यहाँ से कमा रहे थे, लेकिन ब्रिटिश को फायदा हो रहा था तो क्या, लागत बहुत ज्यादा लग रही थी, यानी कि भारतीय शासक बहुत ज्यादा प्राप्त कर रहे थे, और ऐसा इनको लगता था कि बहुत प्राप्त कर रहे हैं, तो क्या करें, तो कहते ऐसा है कि जो इनके राजनीतिक मामले हैं, इस पर हस्तक्षेप कर। तो पहले जो कंपनी थी वो क्या कर रही थी, केवल भारत से सामान का आयात करती और ले जा करके क्या करती थी, वहां पर डाल देती यूरोप में, वहां का पैसा ला करके यहाँ दे देती, तो बीच में मध्यस्थ का काम करते हुए लाभ कमा रही थी ईस्ट इंडिया कंपनी। लेकिन क्या हुआ, धीरे धीरे उसने अब राजनीतिक अधिकार हासिल करना शुरू कर दिया, और राजनीतिक अधिकार हासिल करने में दो तरीके की बातें आती है जो एग्जाम में पूछता है, एक है सुनहरा फरमान और दूसरा है मैग्ना कार्टा। तो मैं दोनों समझा देता हूँ क्या है। तो इसमें एक हेडिंग है, आप नोट कर रहे हो तो नोट कर लेना। यहाँ पर कैसा है मामला, भारतीय शासकों द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को जारी फरमान, ठीक है। तो क्या क्या फरमान है इसमें, सुनहरा फरमान को पहले देख लेते हैं। पहला जो फरमान है उसको बोलते हैं सुनहरा फरमान, कहीं कहीं पर इसको सुनहला भी लिख देता है, तो लिख लो सुनहरा फरमान, ठीक है। तो सुनहरा फरमान जारी किया गया, सुनहरा फरमान। तो सुनहरा फरमान जारी कब किया गया था, 1632 में जारी किया गया। किसके द्वारा किया गया था, ये ध्यान में रखना। तो गोलकुंडा शासक द्वारा ये फरमान जारी किया गया था। किसको जारी किया गया, ये भी याद में रखना, ईस्ट इंडिया कंपनी इसको जारी किया गया। और इसमें क्या दिया गया था, क्या प्रावधान था भाई, तो प्रावधान भी एकदम याद में रखना, ये प्रावधान था मुक्त व्यापार का, ठीक है, या स्वतंत्र व्यापार का आदेश जारी किया। तो पहली बार क्या हुआ, कोई भारतीय शासक था जिसने क्या किया, अंग्रेजों को मुक्त व्यापार, अब ये होता क्या है इसको समझो, मुक्त व्यापार का प्रावधान किया। तो मुक्त व्यापार का मतलब ये होता है कि जब व्यापार करेगा कोई भी कंपनी, उस क्षेत्र में जब व्यापार करेगा तो किसी भी प्रकार के उसको टैक्स देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो व्यापार कर रहा है तो क्या हो रहा है, उस क्षेत्र को लाभ हो रहा है, इनके व्यापार से हमारे क्षेत्र को लाभ हो रहा है। जब शासक ऐसा समझते थे तब क्या करते थे, मुक्त व्यापार का आदेश जारी करते थे। तो इसमें गोलकुंडा के शासक ने यही किया, पहली बार मुक्त व्यापार का उसने यहाँ पर क्या किया, फरमान जारी किया ईस्ट इंडिया कंपनी। तो इसका फायदा तो उसको शुरू मिला, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, गोलकुंडा पर इनकी राजनीतिक पकड़ भी मजबूत होने लगी अंग्रेजों की, ये बड़ा नुकसान दे रहा है। तो ये याद में रखना, सुनहरा फरमान एग्जाम में पूछेगा, गोलकुंडा शासक हमेशा आंसर लेता है, ठीक, ध्यान में रखना। इसके बाद फिर हम आ जाते हैं दूसरा वाला फरमान, तो उसको बोलते हैं मैग्ना कार्टा, ठीक है, मैग्ना कार्टा।
तो मैग्ना कार्टा का मतलब होता है बहुत बड़ा सुधार, बहुत बड़ा फरमान, ऐसा हम बोलते हैं। ये कब हुआ था? 1717 ईस्वी में, ठीक है। इसमें एक महत्वपूर्ण शासक हुआ, लेकिन ये उत्तर मुगल काल, ध्यान रखना। अब हम कौन सा टाइम को देख रहे हैं? 1717, मतलब यहाँ पर औरंगजेब की मृत्यु हो गई 1707 में। तो औरंगजेब की मृत्यु हुई तो उत्तर मुगल काल चल रहा है, और उत्तर मुगल काल में कमजोर हो गई स्थिति किसकी? मुगलों की। तो यहाँ पर जो शासक था वो कौन था? जिसका नाम था फर्रुखसियर, ठीक है, फर्रुखसियर। तो फर्रुखसियर क्या हुआ था? एक उसके पाँव में फोड़ा हो गया, उस फोड़ा के दर्द में मर रहा था। तो हुआ क्या कि एक हैमिल्टन नाम का अंग्रेज था, उसने विक्स जो आयरन खाते हैं विक्स लगाई, और उसका फोड़ा धीरे 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 ठीक होते होते ठीक हो गया। अब जब उसका फोड़ा ठीक हुआ तो अंग्रेजों को बिल्कुल खुश हो गया, और खुश होकर के क्या किया उसने यही मुक्त व्यापार वाला फरमान फिर से दे दिया अंग्रेजों को। कहाँ के लिए? तो याद में रखना, एक है बंगाल के लिए। बंगाल को उसने क्या किया? 3000 रुपए, ठीक है, की दीवानी, ठीक है, 3000 की वार्षिक दीवानी या 3000 का वार्षिक कर कहना चाहिए, इस रेट पर क्या कर दिया? बंगाल को दे दिया, ठीक है, कि आप क्या करोगे? बंगाल में मुक्त व्यापार करोगे, 3000 रुपए लेकिन आपको देना पड़ेगा। वहां पर और किसी भी प्रकार के टैक्स आपको देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये बंगाल में है। दूसरा क्या हुआ? तो दूसरा यहाँ पर देखो गुजरात था। अब गुजरात का जो सूरत क्षेत्र था वो व्यापार वाणिज्य के लिए बहुत प्रसिद्ध था, अंग्रेज भी जानते थे कितना महत्वपूर्ण है। तो हुआ क्या? 10,000 रुपए वार्षिक, 10,000 रुपए वार्षिक के, है ना, 10,000 रुपए वार्षिक के एवज में क्या किया गया? इसको दे दिया गया, यानी कि गुजरात का पूरा क्षेत्र दे दिया व्यापार, मुख्य रूप से सूरत का क्षेत्र दिया था, जिसमें फर्रुखसियर ने यहाँ पर व्यापार किया। तो देख लो धीरे धीरे कैसे हमारे भारत पर इन लोगों ने कब्जा करना शुरू किया। अब सब जगह राजनीति चलेगी ना, क्योंकि यहाँ पर बंगाल कुछ टाइम बाद स्वतंत्र हो जाता है, गुजरात राज्य जो अलग होने लगता है, तब यहाँ पर धीरे धीरे करके कंट्रोल अंग्रेजों का आते जाता है और बढ़ते चले जाता है। तो ये स्थिति हुई। समझ में भारतीय शासकों ने कैसे फरमान जारी किए, दोनों याद में रखना, मैग्ना कार्टा और सुनाला फरमान, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद फिर देखते हैं अंग्रेजों ने अन्य कंपनियों के प्रति नीति, ठीक, अन्य कंपनियों के प्रति कैसी कैसी नीति अंग्रेजों ने अपनाई है। तो सबसे पहले जो नीति है वो किसके तो देखते हैं हम लोग। तो सबसे पहले देखते हैं पुर्तगाल, ठीक है, पुर्तगाली कंपनी, इसके प्रति नीति क्या रही है। तो देखो अंग्रेजों को एक जबरदस्त फायदा मिल गया, कहना चाहिए उनका भाग्य चमक गया, समझ रहे। तो भाग्य कैसा चमका? तो एक शादी है ना, ये याद रखना। 1661 में क्या होगा? देखो 1661 में ईस्वी में, है ना, विवाह, किसका विवाह हो गया। अब देखो इस टाइम पर जो पुर्तगाली है इनके हाथ में क्या है? इनके हाथ में पूरा का पूरा मुंबई वाला जो आलम क्षेत्र देखते हैं, बम्बई कहा जाता था, तो बम्बई वाला क्षेत्र इनके हाथ में था। लेकिन 1661 में एक विवाह हुआ, ठीक है, जिसमें से ब्रिटेन का राजा था, ठीक है, ब्रिटेन का राजा था और महारानी थी पुर्तगाली, ठीक है। तो ब्रिटेन का राजा था, इसका नाम था चार्ल्स द्वितीय, ठीक है, चार्ल्स द्वितीय, और यहाँ पुर्तगालियों की रानी थी जिसका नाम था कैथरीन, रानी नहीं है, राजकुमारी कहेंगे, रानी तो शादी के बाद बनी, तो कैथरीन, है ना। इनके बीच में क्या हो गया? विवाह हो गया। अब इनका विवाह किस पर देखने को मिला? इसका प्रभाव भारत पर देखने को मिला। तो हुआ क्या है, जो चार्ल्स है जिसको पुर्तगाली कंपनी उसको यूज कर रही थी, इस पूरे मुंबई को क्या कर दिया गया? दहेज में दे दिया। अब ये बात सुनने में अजीब लगती है, लेकिन सोचो उस टाइम में भारत में इन लोगों ने क्या किया है, इतने बड़े बड़े क्षेत्रों को दहेज में दिया है, कितने लोग ऐसे, तो दहेज में दे दिया गया। और 1668 में क्या हुआ, इसको यानी कि मुंबई वाले क्षेत्र को किसको दे दिया? तो वही ईस्ट इंडिया कंपनी को। ईस्ट इंडिया कंपनी को बहुत फायदा हो गया इससे, ईस्ट इंडिया कंपनी। अब ईस्ट इंडिया कंपनी को यहाँ पर दे दिया गया कितने में? तो 10 पाउंड, उस टाइम का रेट 10 पाउंड के वार्षिक पर इसको दे दिया गया कि आप क्या करोगे, यहाँ पर व्यापार करोगे, अपना नियंत्रण बनाए रखोगे। तो मुंबई एक बहुत बड़ा व्यापारिक क्षेत्र था, उनको प्राप्त हो गया, ठीक। तो यहाँ पर समझ में आई पुर्तगालियों के प्रति नीति, ठीक है। तो पुर्तगालियों का तो भाग्य तब क्या कहना चाहिए, पुर्तगालियों से ज्यादा इनका भाग्य चमक गया किसका? यूरोपासी, ठीक है। उनको इतना बड़ा क्षेत्र, यूरोपासी नहीं मतलब ब्रिटिशर्स, इनको इतना फायदा हो गया। दूसरा हम देखें इसमें से डचों के प्रति नीति, अभी इसको देखे थे वैसे। दूसरा देखो डचों के प्रति नीति, डचों के प्रति नीति। तो जो डचों के प्रति नीति है, जिसको भी हमने देखा था कि बंगाल का जो बेदरा क्षेत्र है वहां पर वस्त्र उद्योग को लेकर के लड़ाई होने लगी थी, किसके मध्य? अंग्रेजों और डचों के मध्य। कौन सी लड़ाई थी? तो
1759 बेदरा का युद्ध, 1759 का बेदरा का युद्ध। इस युद्ध से पहले एक देखो 1655 में ना एक समझौता भी हुआ था कि आप इंडोनेशिया तक रहोगे, लेकिन उसके बावजूद जो है डच आ रहे थे भारत की तरफ, तो उन्होंने क्या किया, पराजित करवाया किसको, बेदरा के युद्ध में डचों को पराजित किया अंग्रेजों ने। परिणाम स्वरूप क्या हुआ, फिर वो मान गए कि वो इंडोनेशिया तक के सीमित रहेंगे। ठीक है, इसके बाद एक नीति रही किसके प्रति, डेनिश कंपनी के प्रति भी एक नीति रही है। छोटा सा है, इसको देख लेते हैं। डेनिश के प्रति नीति है ना, तो जो देखो डेनिश के प्रति जो नीति है उस पर क्या हुआ था, हमारा भारत का अपना एक क्षेत्र है ना, तो भारत का एक क्षेत्र यहाँ पर अंडमान और निकोबार, ठीक है, अंडमान और निकोबार। तो अंडमान और निकोबार क्षेत्र को मजबूर कर दिया डेनिशों को कि ये भारत को सौंप करके जाएं, यानी ब्रिटिशर्स को सौंप करके जाएं। तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को सौंप करके भारत को ये चले गए थे अंग्रेजों के दबाव के कारण। डेनिश एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन फिर भी एक केवल अपना क्षेत्र है अंडमान निकोबार, तो देख ले रहा हूँ। इसके बाद जो तीसरी कंपनी है वो कौन सी थी, इसके साथ पूरा का पूरा एक क्लास लग जाएगा, वो है फ्रांसीसी कंपनी। तो जो फ्रांसीसी कंपनी है इसके साथ क्या हुआ है, युद्ध हुआ है। वो कौन से युद्ध हुए हैं, तो वो है कर्नाटक का युद्ध, कर्नाटक का प्रथम युद्ध, कर्नाटक का द्वितीय युद्ध, कर्नाटक का तृतीय युद्ध। 3 युद्ध हुए हैं। तो 3 युद्ध किसके मध्य में हुए, ब्रिटिश कंपनी और फ्रांसीसी कंपनी के बीच। इसको हम देखेंगे, ठीक है, इसका पूरा क्लास अभी है, तो पूरा क्लास में देख पाएंगे इसको। ठीक, तो अभी क्या देखते हैं, ये सारी कंपनियों के प्रति हमने नीतियां देखी, और एक जो एग्जाम में है ना पूछ रहे हैं आजकल, ये भारत से क्या निर्यात करते थे। तो 3 तरह के यहाँ के जो निर्यात जो हमेशा करते रहे अंग्रेज भारत से, ठीक है, एक तो कपास को हमारे यहाँ से ले जाते रहे लगातार, दूसरा वो नील को ले जाते रहे, और तीसरा ले जाते रहे जूट। एग्जाम में आजकल कुछ ज्यादा इसको पूछ रहे हैं, ठीक है, कि भारत से अंग्रेज क्या चीज का निर्यात करते थे विदेशों में, या खेती की दृष्टि से भी पूछ सकता है। तो ये भी 3 चीजें आएंगी, कपास, नील और जूट। इसी का सर्वाधिक निर्यात भारत से वो करते थे। धीरे धीरे क्या हुआ, इन लोगों ने कैसे अन्य क्षेत्रों को जीता, ठीक है। तो देखो स्वतंत्र क्रांति राज्य के टाइम पर मैं ऐसा बताऊंगा, कर्नाटक को तो पहले समझाऊंगा, उसके बाद बताऊंगा कि कैसे इन लोगों ने बंगाल को जीता, कैसे मराठे धीरे धीरे पराजित हो गए, कैसे मैसूर का जो टीपू सुल्तान है वो पराजित हो गया, केरल कैसे कब्जे में आया इनके, पंजाब कैसे कब्जे में आया, बंगाल कैसे कब्जे में आया, इसके बाद है अवध कैसे इनके कब्जे में आया, दिल्ली क्षेत्र पर कैसे नियंत्रण स्थापित किया। ये सब आगे की कहानियां हैं, समझ रहे हो। तो आज का इतना टॉपिक मैंने लिया जिसमें क्या बताया, डच कंपनी बताया और ईस्ट इंडिया कंपनी बताया। तो कल मैं क्या करूंगा, जो छोटी छोटी कंपनियां हैं जैसे कि इसमें से डेनिश है, स्वीडिश है, स्वीडिश तो बिल्कुल काम नहीं आता है, डेनिश थोड़ा सा बताऊंगा, और फ्रांसीसी कंपनी को लेते हुए पूरा का पूरा मैं कर्नाटक युद्ध कवर करूंगा, ठीक है। तीनों के तीनों कर्नाटक युद्ध में बता दूंगा, और कर्नाटक युद्ध के बाद यूरोपीय कंपनी वाला जो चैप्टर है वो आपका खत्म हो जाएगा, ठीक। तो ये कंप्लीट होने के बाद फिर हम क्या करेंगे, दूसरी चीजों पर आएंगे, ठीक, जो बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। ध्यान रखना, सारे क्वेश्चन जो आए हुए हैं प्रीवियस ईयर में वो भी मैंने इस पे कवर किए हैं, तो बहुत सारी चीजें तुमको देखने को मिल जाएंगी। जानबूझ करके मैंने ऐसी चीजें लिए हैं जिससे क्वेश्चंस लगातार बनाए जाते हैं, ठीक है। तो आपको वीडियो पसंद आया होगा, आशा कर रहा हूँ आपको वीडियो सच में पसंद आ रही होगी, और कुछ भी लगे तो आप कमेंट करके पूछिएगा, मैं रिप्लाई करने के लिए तैयार हूँ, और कुछ भी लगे तो मुझे बताइएगा। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।